हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर हम बिल्कुल सिर्फ एक पूरे पेपर की भूमिका बनाएंगे कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका बेसिक बेसिक समझेंगे और हमारी क्लासेस किस तरह से चलेंगी, बुक कैसे है, पूरा का पूरा हमारा जो स्टडी पैटर्न है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग आज कोई भी पेन लेके बैठे हुए हैं, रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, तो उन सबको साइड कर दीजिए। देखिए, हमारे पास जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। पर कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो कई बार बच्चों को नहीं पता होती, पता होनी चाहिए, तो मैं छोटी छोटी कुछ बातें इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे जो पहले ग्रुप के 3 पेपर है, अकाउंट, लॉ और टैक्सेशन, ये 100 मार्क्स के हैं, 300 नंबर के हो गए। तो इसका मतलब ये 300 मार्क्स के हैं। ओके जी। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में कॉस्ट अकाउंटिंग, आपके पास ऑडिटिंग और फिर एफएम और एसएम, ये भी 100 मार्क्स के हैं, 100 ईच। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यूमेरिकल है, ये भी हम पढ़ाते हैं, आपने हमारे यहाँ से ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए। एडवांस अकाउंट इधर यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया। लो थेरेटिकल है, टैक्सेशन थेरेटिकल है, लो है बेसिकली, लेकिन न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसे मिक्स कह सकते हैं। मैं इसको न्यूमेरिकली लिख देता हूँ। ऑडिटिंग हमारे पास थेरेटिकल पेपर है पूरा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का पेपर, जिसको हम 6A बोलते हैं, ये न्यूमेरिकल है। और फिर एसएम आ जाता है, जिसे हम 6B बोलते हैं, ये 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर है। इस तरह से हमारे पास ये पेपर डिजाइन है। अब जो हमारे पासिंग क्राइटेरिया रहता है, वो रहता है कि इंडिविजुअल पेपर में आपके मार्क्स 40 आने चाहिए। तो जैसे आपके एडवांस अकाउंट में 40, लो में 40, टैक्स में 40 आ गए, तो इंडिविजुअली आप पास हो गए। लेकिन एग्रीगेट आईसीआई कहता है मिनिमम 50% ऑफ पेपर अटेम्प्टेड होना चाहिए, यानी कम से कम 150 होना चाहिए। तो आप इंडिविजुअल तो पास हो गए, लेकिन ये 120 बना, इसलिए यहां पर आप रह जाएंगे। तो पास होने के लिए आपके साथ में ऐसा होना चाहिए कि 2 पेपर में 40 है, चलेगा, लेकिन जो तीसरा पेपर है उसमें 70 मार्क्स आ जाए आपके, तो आपके पास 150 हो गई, ये ग्रुप आपका क्लियर हो गया। सेम टू सेम सेकंड ग्रुप के अंदर रहेगा। अगर आप एक साथ बोथ ग्रुप देते हैं तो इसके दो मेजर बेनिफिट है। पहली चीज तो ये, जो आईसीएआई रैंक निकालता है, वो रैंक उसी बच्चे के लिए हो सकती है, वही एलिजिबल है जो बोथ ग्रुप देगा। मान लो आपने फर्स्ट ग्रुप दिया, उसमें आपके 80% आए, सेकंड ग्रुप दिया, उसमें भी 80% आए, पर रैंक नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आपने एक साथ दोनों के दोनों ग्रुप दिए हैं, तो आप रैंक के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं, तो वहां पर एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि जैसे यहां पर इंडिविजुअली 150 का एग्रीगेट चाहिए, यहां भी 150 का चाहिए। जब आप बोथ ग्रुप देते हैं तो आईसीआई इंडिविजुअली चेक नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि 6 के 6 पेपर का एग्रीगेट 300 होना चाहिए। तो मान लो आपका यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में 40 40 40 ही आ गए, 40 40 40 120, लेकिन सेकंड ग्रुप के अंदर आपके 180 मार्क्स आ गए, तो एग्रीगेट 300 बन गया, तो आपके बोथ ग्रुप पास माने जाएंगे। तो वैसे तो बेसिक बात थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें दिमाग में बच्चों के रहनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप सिलेबस हो गया, ये पेपर हो गए, ये सब आपको पता है। हम जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 50 मार्क्स की वर्थ रखता है। जो एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा, वहां पर आपको एफएम का पेपर जो मिलेगा वो 60 मार्क्स का मिलेगा। एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है वहां पर, वो क्वेश्चन थ्योरी का होता है। अगर आपसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो वो थ्योरी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, जितने भी पेपर हैं हमारे पास, 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन एफएम के अंदर बनता है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनता। और आपके पास 30% पेपर केस सिनेरियो बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड रहता है। तो जो एफएम का आपके पास में 50 नंबर का पेपर है, तो उसका जो 30% है यानी 15 मार्क्स, उसमें वो एक 10 नंबर का केस सिनेरियो दे देते हैं, जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। और उसके अलावा आपके पास में 5 नंबर के और छोटे छोटे एमसीक्यू होते हैं। तो जो पेपर पैटर्न है अभी जो चल रहा है हमारे पास, उसमें आपको एफएम के अंदर एक 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा केस सिनेरियो, फिर दो दो एक, ऐसे 3 एमसीक्यू आपको और मिलेंगे। तो ये आपके 15 मार्क्स का केस सिनेरियो पूरा माना जाता है कि भाई ये एमसीक्यू चॉइस आ गया। उसके बाद में 35 मार्क्स के आपके और न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको मिलती है 10 नंबर की थ्योरी, वो आप अटेम्प्ट करना चाहें तो करें, अदरवाइज न्यूमेरिकली अगर आपने कर लिया तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। हमारे पास न्यूमेरिकल, एफएम की थ्योरी, सब कुछ कवर होगी। अब हमारी जो स्टडी पैटर्न रहेगा और जो बुक्स रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी, जिन बुक्स अब आप पढ़ने वाले हैं, जो हमारी पूरी क्लासेस चलेंगी, वो किस तरह से रहेंगी। तो एफएम के अंदर सबसे पहले है हमारे पास प्रैक्टिकल बुक।
प्रैक्टिकल बुक के अंदर आईसीआई क्वेश्चन पूछता कहां से है? देखो, आपको एक तो मिलता है आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल, जो स्टडी मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो। इसके अलावा एग्जाम से पहले, हर अटेम्प्ट से पहले रिलीज करता है रिवीजन टेस्ट पेपर। तो जैसे साल में अब हमारे पास 3 बार पेपर होते हैं, तो 3 बार आरटीपी रिलीज होती है। उस आरटीपी के अंदर क्या रहता है, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन वो डाल देते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में फिर आते हैं एमटीपी। एमटीपी का मतलब है मॉक टेस्ट पेपर। हर अटेम्प्ट के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई रिलीज करता है। ये पूरे 100 नंबर के बनाता है, एफएमएसएम दोनों का एक साथ बनकर आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीआई के, वो स्टडी मॉड्यूल से हो सकते हैं, आरटीपी से पूछे जा सकते हैं, एमटीपी से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक है पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं से जनरली रिपीटेशन आपको मिलेगी, वहां से पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन का डिजाइन नहीं है। फिर कोई नया क्वेश्चन आईसीआई कभी बना दे तो बना दे, अदरवाइज इन्हीं में से आता है। तो हमने क्या किया है, जो हमारी प्रैक्टिकल बुक है उसमें मैंने बुक को बुक क्वेश्चन जिसको हम बीक्यू बोलेंगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चन जिसको हम पीवाईक्यू बोलेंगे, इन दो पार्ट में तोड़ दिया है। पीवाईक्यू आपको क्या आइडिया देता है, पीवाईक्यू को देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये पेपर में, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इतने नंबर का आया था। तो आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर पता होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और जनरली रिपीटेशन भी इनकी होती है। तो मैंने 2 पार्ट में बुक को कर दिया है, एक पीवाईक्यू सेक्शन अलग और बीक्यू सेक्शन अलग हर चैप्टर का। और बीक्यू के अंदर हमें क्या मिलेगा, बीक्यू के अंदर जितने भी आपके स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, आरटीपी के क्वेश्चन है, एमटीपी के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से रखे हैं जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग की जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बीक्यू में रहेंगे। इसके अलावा एक सेक्शन पीवाईक्यू रहेगा। कई बच्चे बाहर से स्कैनर की प्रैक्टिस करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन की, उसकी नीड नहीं है हमारे पेपर में, क्योंकि वो हमने खुद ही बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखा है। ये बुक फुल्ली अपडेटेड आपको मिलेगी, और हर अटेम्प्ट का जो पेपर होता है वो भी अपडेटेड करके बुक के एंड में मैं उसकी वीडियो भी लगा देता हूं। तो आप जब भी क्लास देख रहे हैं, आपको फुल्ली अपडेटेड क्लास ये अवेलेबल होगी। इसके बाद में एक सजेस्टेड रिवीजन और मैंने बुक के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा पहला चैप्टर खत्म होने के बाद, उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं बीक्यू पीवाईक्यू एक बार आपको दिखा देता हूं कैसे दिखेंगे। तो मैंने सैंपल के लिए फर्स्ट चैप्टर ले लिया है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल रहने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर इसी से होगा, उसमें आपके पास ये आ गए बुक क्वेश्चन। तो बुक क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारी बुक स्टार्ट होगी, तो हेडिंग आ जाता है कि किस टॉपिक को हम करने वाले हैं। BQ1 यानी बुक क्वेश्चन 1, ये कहां से, ये आरटीपी एमटीपी से। सेकंड क्वेश्चन कहां से, ये भी आरटीपी एमटीपी से। थर्ड क्वेश्चन कहां से, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्वेश्चन BQ3, अच्छा ये नॉर्मल है। अच्छा यहां पर होगा, हाँ ये आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद में आईसीआई, वो कई बार दिखता नहीं है, आईसीआई स्टडी मॉड्यूल का है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मॉड्यूल का है। तो इस तरह से सब जगह मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठाया गया है। फिर जो दूसरा सेक्शन मैंने आपको बताया पीवाईक्यू, अब इसी चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन 1 कि भाई किस अटेम्प्ट में आया था, कितने नंबर का आया था। सेकंड किस अटेम्प्ट में आया था, किस नंबर का आया था। इवन जो एग्जाम में केस सिनेरियो आए हैं वो भी पीवाईक्यू के अंदर कवर किए हुए हैं। ये जितने भी हमारे पास पीवाईक्यू हैं, जितने भी बीक्यू हैं, ये सारे क्लास में ही चलेंगे आपके साथ। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि मैं क्लास के साथ बताऊंगा, एक सजेस्टेड रिवीजन भी है, पर वो मैं पहले चैप्टर के साथ ही आपको बताऊंगा कि उसे कैसे करना है, वो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग चीज है। इसके बाद में हमारे पास जो अदर बुक्स हैं, एक थ्योरी की बुक है, इसमें हमने एक एफएम की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो भी एग्जाम में पूछी गई है, सब कवर करी है, और एक ही लेक्चर में खत्म हो जाती है। तो जब पूरा कोर्स खत्म होगा, उसके लास्ट में एक लेक्चर थ्योरी का मिलेगा। तो एक थ्योरी की बुक मिलेगी आपको। एक क्विक रिवीजन बुक है, समरी बुक टाइप बना रखी है। जैसे आपका कोई भी चैप्टर खत्म होता है, तो उसका एक समराइज रिवीजन इसमें आराम से हमारा हो जाता है। और एक आपको टेक्स्ट बुक भी मिलेगी। तो टेक्स्ट बुक के अंदर हर चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया हुआ है। टोटल 10 चैप्टर में मैंने पूरे एफएम को बांटा है, वो इंडेक्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो वो जो 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर का टेस्ट है, प्लस 50-50 नंबर के 2 बड़े टेस्ट भी आपके पास रहेंगे। तो ये हमारे पास बुक का सारा सीन है। इंडेक्स में मैं आपको दिखाता हूँ पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसका मैंने नंबर ही दिया है 0, क्योंकि कोई चैप्टर नहीं है। आज तो हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि पढ़ाई हम किस तरह से करने वाले हैं। इसके बाद में ये आपके 10 चैप्टर में पूरी की पूरी एफएम बटी हुई है, उसकी कितनी वेटेज है वो मेंशन है। हर चैप्टर के अंदर बीक्यू और पीवाईक्यू 2 सेक्शन में तोड़ा हुआ है। स्टडी मॉड्यूल कवर हो गया, आरटीपी हो गई, एमटीपी हो गई, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए, और साथ में एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब आखिर एफएम है क्या, तो उसकी बात करते हैं। आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ समझने वाली सिचुएशन है आज।
एक भूमिका, एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो देखिए जैसे इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई जो फाइनेंस है वो अरेंज कैसे किया जाता है, हम इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें क्या सोचना है, फाइनेंस को अरेंज करते हुए हमें क्या सोचना है। इसके अलावा आप लोगों को जब मैनेजमेंट जो शब्द है, उस मैनेजमेंट शब्द के अंदर काम ही ये रहेगा कि हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। बहुत ही सिंपल है। अब जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो एक हो सकता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब है कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास सफिशिएंट फंड है अपना बिजनेस करने के लिए और उसने अपना ही पैसा लगाया हुआ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीए इंटर सिलेबस में है वो प्रोप्राइटरशिप को कवर नहीं करता। फिर इसके बाद में आ जाती है पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी वगैरह। तो एलएलपी पार्टनरशिप फर्म हो गई, इसके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा लोग मिले हुए होते हैं। तो कुछ लोग जुड़कर एक साथ काम करते हैं और बिजनेस करते हैं। ये भी एक छोटा कंसेप्ट होता है, इसे भी एफएम कवर नहीं करता कि ये छोटे कंसेप्ट हैं। आप लोगों को बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कल जाकर काम कहां पर करना है, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट करने हैं, आपको उनका फाइनेंस देखना है, वहां का सीएफओ बनना है। कोई प्रोप्राइटरशिप या फर्म एलएलपी वगैरह की बात यहां पर नहीं की जाएगी। यहां जो बात की जाएगी वो की जाएगी कंपनीज की सिर्फ। तो हम जो एफएम पढ़ने वाले हैं वो कंपनीज का पढ़ने वाले हैं, कॉरपोरेट या फिर आप कह सकते हैं कंपनी। ठीक है, अब देखिए कंपनी के अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर हम देखें कि कंपनी किस तरीके से चलती है, तो कोई एक पर्सन होता है जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो कोई भी एक बंदा एक आइडिया लेके आएगा कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। कि अच्छा किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं आप, मैं गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो आइडिया लेके आ गया। ये आइडिया जो भी लेके आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। के प्रमोटर है, कंपनी का बेस जो स्टार्ट होता है वो उसके प्रमोटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइडिया लेकर आने वाला पर्सन जिसने कंपनी स्टार्ट करनी है वो प्रमोटर कहलाता है। ठीक है, आइडिया और क्या हो सकता है कि भाई हम घर घर राशन पानी सप्लाई करेंगे। तो ग्रोफर्स खुली, उसके बाद वो ब्लिंकिट बन गई। अमेजोन ने क्या सोचा कि भाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से सब लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, कुछ और सामान खरीदना हो, सब कुछ परचेज कर सकें। तो एक आइडिया लेके आना है आपको, वो जो आइडिया लेके आ रहा है वो प्रमोटर है। ठीक है, अब प्रमोटर एक बिजनेस आइडिया लेकर आ गया कि भाई हमने एक आइडिया ले लिया। जैसे हम आइडिया ले लेते हैं कि हम गाड़ियां बनाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए ये बिजनेस, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ियां बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। ओके, अब गाड़ियां जो आप बनाएंगे तो गाड़ियां बनाने के लिए हमारे को फैक्ट्री का सेटअप चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गाड़ियां बनाने की मशीन्स चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए। इन सब चीजों में क्या लगने वाला है, पैसा लगने वाला है। तो बिजनेस का जो आइडिया होता है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंड। लिखना कुछ नहीं है आपको। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया कि भाई पैसा कहां लगेगा, जो बिजनेस आप करने वाले हो उस बिजनेस में क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपके होने वाले हैं पैसे के, वो दो तरीके के रहेंगे। एक होगा इन्वेस्टमेंट जो ब्लॉक हो जाएगा लंबे टाइम के लिए। जो लंबे टाइम के लिए ब्लॉक होने वाला इन्वेस्टमेंट होता है उससे खरीदी हुई चीजों को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। कि भाई मशीन खरीदी है तो 5 साल 10 साल 20 साल चलेगी ना, तो 5 साल 20 साल 10 साल चलने वाली चीज में पैसा लगाया है, लंबे टाइम के लिए पैसा फंसेगा। तो इन्हें हम बोलते हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना। या फिर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को गाड़ी बनाने में एक पेटेंट की जरूरत है, पर वो पेटेंट किसी दूसरी कंपनी के पास है, जो टेक है वो टेक मेरे पास नहीं है और मुझे उसकी जरूरत है। तो आपने वो कंपनी खरीद ली। आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लेते हैं। उसका मेजर एक जो इंपॉर्टेंस है कि क्यों खरीद रहे हो आप, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आज के जमाने में जो मॉडर्न वर्ल्ड हमारा चल रहा है वह टेक के लिए खरीदते हैं कि उनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी है इसलिए हम उसको खरीद रहे हैं। तो उनके बिजनेस के लिए नहीं खरीदा जा रहा आजकल, आजकल टेक के लिए खरीद लिया जाता है। तो आपको लगता है कि भाई एक टेक्नोलॉजी है किसी कंपनी के पास जो हमें चाहिए, उसने पेटेंट करवा रखा है, जब तक उसके पास पेटेंट है कोई और यूज नहीं कर सकता उसे। तो वो कंपनी खरीद लो, जब कंपनी आपने खरीद ली पेटेंट भी आपका हो गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, सब्सिडियरी कंपनी खरीद ली। इस तरह से हमें पैसे का सोचना है कहां कहां लगाना है। तो जैसे मान लो बिजनेस है, इसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है,
हम जो भी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिग चीजों की, क्योंकि हम प्रोपराइटरशिप को कवर नहीं कर रहे, हम पार्टनरशिप को कवर नहीं कर रहे, हम कंपनी को लेके चल रहे हैं, बड़ा कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि भाई ये हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कंपनी सेटअप है, बड़ा बिजनेस होगा। ओके, तो अब हमारे पास में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस सेटअप हमें करना है। अब हम ये सोचेंगे पैसा लगना कहाँ है, तो फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं 800 करोड़ तो यहां लग जाएगा। इसके अलावा अब जो आपकी मशीन है, वो मशीन कैसे काम करेगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आप लोगे, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, वो फैक्ट्री के अंदर जाएगा, जब उस पर काम किया जाएगा उसे हम बोलते हैं WIP स्टॉक। जब वो तैयार हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स स्टॉक। तो हमारे को दूसरी चीज चाहिए बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपके पैसे का उस जगह पे इन्वेस्टमेंट है जो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे फिक्स्ड एसेट्स थी उसमें क्या था, आपने बिल्डिंग खरीदी 50 साल तक खड़ी रहेगी, लैंड खरीदी हमेशा रहेगी, आपने मशीन खरीदी 15-20 साल चलेगी। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो रोटेट होता रहेगा। जैसे रॉ मटेरियल है, वो WIP बन जाएगा, फिर वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, स्टॉक बदलता रहेगा, फिर स्टॉक से वो सामान बाजार में बिक जाएगा, तो कैश में बिका तो कैश में कन्वर्ट हो गया, वरना डेटर। तो वो अपने आप को बदलता रहता है, उसका रूप और नाम बदलता रहता है। अभी तुम्हारा नाम रॉ मटेरियल था, फिर WIP पड़ गया, फिर फिनिश गुड्स पड़ गया। अब मशीन है, वो लॉन्ग टर्म 10-15 साल तक वैसे ही रहेगी, बिल्डिंग है वैसे ही रहेगी। तो वर्किंग कैपिटल हम कहते हैं कि भाई जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है और वो अपना नाम बदलता रहे और बिजनेस के लिए जरूरी है, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर यहां पर कवर हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है जो 1 साल से पहले रियलाइज हो जाती हैं या अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब यहां पर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड सबका। हमारे पास आ जाएंगे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, हमारे पास आ जाएगा कैश, बैंक, हमारे पास आ जाएंगे प्रीपेड्स। ये सारी चीजें यहां पर आपकी आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, हमारे पास आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। ये सारी चीजें यहां पर रहेंगी। तो हम ये मान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल में नेट यानी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करके 200 करोड़ हमारे यहां पर लगेंगे। ठीक है, तो एक बिजनेस आइडिया लेकर आए आप लोग कि भाई गाड़ियां बनाएंगे, 1000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपने फैक्ट्री सेटअप डाला, फिक्स्ड एसेट्स में लग गया वो, फिर वर्किंग कैपिटल में आपने पैसा लगाया, अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट करके आप करते क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने से हमारे पास आती है रिवेन्यू या सेल्स। तो इस पूरे बिजनेस सेटअप से आप क्या करेंगे, रिवेन्यू जनरेट करेंगे, जिसे हम सेल्स बोलते हैं। तो जी आपकी गाड़ियां बाजार में बिकने लगी। अब बाजार में गाड़ी आपकी बिक रही है, मान लो एक गाड़ी 10 लाख रुपए की बिक रही है, 10 लाख की एक गाड़ी आपकी सेल हो रही है, तो उसको बनाने का कुछ खर्चा हुआ होगा जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, कि भाई कितना खर्चा इसको बनाने में लगा, इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, कि बनाने और बेचने में लगने वाला खर्चा। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। यहां पर आपके पास इससे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं EBIT। EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आज की डेट में आपको जो मैं बता रहा हूं ये सब कुछ आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक कहानी की तरह से सुनना है। बेसिकली यहां पर जो कुछ भी चल रहा है पूरे FM में आप तोड़ तोड़ कर वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, जैसे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाया था, ये रहा हमारे पास फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम देखिए क्या है, EBIT एंड EPS एनालिसिस। पहला चैप्टर ये है हमारे पास। और अभी मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं इंट्रोडक्शन में, कि कोई एक टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये सारी टर्म पूरे चैप्टर्स के चैप्टर्स हैं इनके ऊपर। तो अभी सिर्फ क्या एक बेस तैयार हो रहा है। ठीक है, आराम से देखिए। तो FM के अंदर सिंपल सा अभी हम किस पोर्शन पे, कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, अब पैसा कहीं पर लगेगा, ये सब आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट्स में कितना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना, वर्किंग कैपिटल में कितना, ये सारा आइडिया लगा लिया जी। 1000 करोड़ हमारे लग गए। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई, यही मेन काम है भाई। कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा। पैसा लगाओ, कुछ प्रोडक्ट बनाओ या फिर सर्विस प्रोवाइड करो, और उससे आपके पास आएगा रिवेन्यू। उस रिवेन्यू में से आप खर्चे काटेंगे और बचा हुआ हो जाएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ये वाला पार्ट।
अब आपने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हमें लगाने हैं, तो ये 1000 करोड़ आप लाओगे कहां से? तो 1000 करोड़ जहां से आप लेके आओगे उसे हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। के फंड्स अरेंज कैसे होंगे? तो बिजनेस के अंदर कुछ सोर्सेज हैं फंड्स को अरेंज करने की, फिर उन फंड्स को अप्लाई करना है फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में, और अल्टीमेटली हमारे पास ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने लगेगा। अब कंपनी के केस में जो सोर्सेज ऑफ फंड है, तो कंपनी में पैसा आता है शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल भी दो तरीके की हो सकती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा पैसा आ सकता है डेट से। डेट आपके पास में दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो डिवेंचर इशू करना और एक बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लेना। तो हमारे पास जो पैसा आने के सोर्स हैं वो देखिए क्या है। एक सोर्स है इक्विटी फंड, ओके। दूसरा सोर्स है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास है तीसरा सोर्स डेट। इनसे हमारे पास पैसा आता है। डेट के अंदर आपके डिवेंचर और दूसरा बैंक टर्म लोन, ये आ सकते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ऐसी बातचीत चल रही है। अब ये जो तीनों सोर्सेज हैं, तो सर इतने सारे सोर्स क्यों हैं अलग अलग? ये तीनों सोर्स का नेचर अलग अलग है। इनसे पैसा मंगवाने का सोर्स, जिस भी सोर्स से हम पैसा मंगवा रहे हैं, डेट से, प्रीफरेंस से, इक्विटी से, इनका नेचर डिफरेंट है। तो आप इनसे जो पैसा मंगवाते हैं उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं कि इनसे पैसा मंगवाएं या ना मंगवाएं, और मंगवाएं तो किस सोर्स से मंगवाएं। इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपकी कंपनी में होगी ही होगी, वरना कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो प्रमोटर इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही कंपनी में एंटर करता है। उसके बाद वो मार्केट में आईपीओ वगैरह निकाल के मार्केट से भी पैसा उठाता है, लोगों से पैसा उठाता है, लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, कंपनी के पास पैसा पहुंच जाता है। फिर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इशू किए जा सकते हैं, और डिवेंचर भी लिए जा सकते हैं, और बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। पैसा कितना चाहिए? वही 1000 करोड़। अब इनकी नेचर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जो डेट है ये कहता है कि हमें बदले में आप क्या दोगे, तो इनको दिया जाता है इंटरेस्ट। जो इनको रेम्युनरेशन मिल रहा है इनके पैसे के बदले, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड, ओके। और इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। तो सर नाम अलग अलग है, बिल्कुल। इंटरेस्ट का नेचर क्या है? इंटरेस्ट का नेचर है कि आपकी कंपनी, ये जो प्रॉफिट था ना, ये हो या ना हो, यानी आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो या फिर आपकी कंपनी लॉस में हो, आपको डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी कंपनी प्रॉफिट में है तो भी, और प्रॉफिट में नहीं है तो भी, दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो इसका इंटरेस्ट का नेचर है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें कोई लेना देना नहीं। यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट अमाउंट, जितना डेट है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस इंटरेस्ट के केस में इररेलीवेंट है, ठीक है। अब जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, इनका क्या कहना है? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का कहना है कि अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो तो आप हमें डिविडेंड देना, और अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो आप हमें डिविडेंड मत देना। यानी लॉस के केस में या नो प्रॉफिट के केस में प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड नहीं लेते। फिर फर्दर इनकी नेचर है कि ये क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर क्यूमुलेटिव है तो ये कहते हैं कि इस साल पैसा मत दो, अगले साल डबल दे देना, लेकिन इस साल तो बर्डन नहीं पड़ा। इस साल अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो प्रीफरेंस शेयर ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मान लो इनका जो डिविडेंड बनता है वो बनता है 10 करोड़ का, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, नहीं प्रॉफिट कमा रहे, मत दो। अच्छा, क्यूमुलेटिव है तो कह देते हैं अगले साल हमें डबल दे देना, हम वेट कर लेंगे। अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? तो क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास में फिर वोटिंग राइट आ जाते हैं, फिर वो एजीएम में वोट दे सकते हैं। अदरवाइज प्रीफरेंस शेयर्स के पास एजीएम में वोट करने का राइट नहीं होता। ओके, अब ये एजीएम क्या होती है, वोटिंग राइट क्या होते हैं, वो भी सब मैं बात करूंगा। अच्छा, मैं ऐसा मान के आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा एफएम के अंदर कि आप पहले से लो पढ़ कर आए हैं या आपको टर्म्स का पता है। मैं यहाँ पे आपको सारी बेसिक बातें बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी कहीं छूट जाती है, ठीक है। तो जो हमारी डेट हैं ये अच्छे लोग नहीं है,
ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, मेरे को मेरा पैसा दो, ठीक है। इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी कंपनी प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई जो आप प्रॉफिट कमाओ तो हमें दे देना, नहीं कमाओ तो अगले साल डबल दे देना अगर क्यूमुलेटिव हो तो, वरना मत देना, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट लॉस से लेना देना है, ये P&L से लेना देना रखते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर तो कहते हैं कि लास्ट में कुछ बचा है तो वो हमारा है, कम है या ज्यादा है, लॉस है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे, प्रॉफिट है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे। यानी एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका फाइनल इंपैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर पड़ता है। तो प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस होगा तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, बल्कि इनके कैपिटल फंड्स रिड्यूस होते चले जाएंगे, इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। तो इसे भी P&L से लेना देना है। अच्छा जी, अब जब हम किसी से भी पैसा मंगवाते हैं, जैसे मान लो आपको कार लोन लेना है, तो आप कार लोन लोगे ना, तो आप अलग अलग बैंक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कार लोन पर अलग अलग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, उनकी टर्म्स डिफरेंट होती हैं। आपका अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाते हैं, उनकी टर्म कंडीशन अलग होती है, यानी कि हमें डिफरेंट रेट पे चीजें मिल सकती हैं। तो हम नेगोशिएट करते हैं, हम मार्केट में पता करते हैं कहां कहां से हमें पैसा मिल सकता है। देखो, आपका एक दोस्त है, वो इंटरेस्ट पे पैसे देता है, और बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड तो फ्री में दे देगा आपको पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक दोस्त है, वो इंटरेस्ट पे पैसे देता है, आपने उससे पूछा यार मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो 1 लाख के ऊपर आप कितने इंटरेस्ट लोगे? तो आपका फ्रेंड बोला कि 1 लाख के ऊपर मैं 1 मंथ का 1% लूंगा। अच्छा, एक दूसरा दोस्त है, वो भी काम करता है, वो बोला मैं 1.5% लूंगा। तो हर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो हम नेगोशिएट करते हैं, हम जाके बैंकों में पता करते हैं, बैंकों से डील्स करते हैं। आपने सुना भी होगा टाटा ने इस बैंक से डील करी, अंबानी ने इस बैंक से डील करी, ये डील्स होती हैं, नेगोशिएशन होते हैं, कंपनी में बैठकर बातचीत होती है और इन रेटों को चेंज किया जा सकता है अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है तो फिर डील आपके फेवर में नहीं जाएगी। ओके, तो अब जो डेट है या प्रीफरेंस है या इक्विटी है, इनको हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना, ये सारी, इस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एफएम में इसको टर्म को नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो फंड्स आपके पास हैं उनकी कॉस्ट कितनी बैठ रही है। तो इक्विटी को जो हम पैसे देते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हम प्रीफरेंस शेयर को पैसे देते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और जो जो डेट को पैसे देते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। और इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओवरऑल कॉस्ट कितनी बैठी। तो जनरली क्या होता है, जो डिवेंचर है इसका रेट सबसे कम होता है, इसकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम होती है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं कॉस्ट। ओके, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं, पॉइंट नंबर 1 कॉस्ट, अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो कॉस्ट में जो डेट है ये सबसे सस्ता होता है, इसकी कॉस्ट सबसे कम पड़ती है। क्यों सर, इसकी कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि बेटा ये कोई रिस्क नहीं ले रहा। आप सोच के देखिए, डेट हमसे क्या कह रहा है, तुम कमाओ या ना कमाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपना पैसा चाहिए। तो ये कोई रिस्क ही नहीं ले रहा। जब कोई बंदा रिस्क नहीं ले रहा तो फिर वो ज्यादा पैसे थोड़ी ले सकता है। तो कॉर्पोरेट को सबसे सस्ते में डेट मिलता है। इसके और भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ है बिफोर टैक्स होता है ये, और कई सारी चीजें, पर अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक आइडिया के ले रहे हैं। अच्छा, ये सस्ता होता है, मान लेते हैं भाई। जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होती है इसकी डिमांड थोड़ी डेट से ज्यादा होती है, तो इनकी कॉस्ट हमें मीडियम पड़ती है। और जो इक्विटी है ये सारा रिस्क लेते हैं, यानी कि कंपनी बर्बाद हो रही है ना, तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर बर्बाद हो रहा है। कंपनी अगर आबाद हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर आबाद हो रहा है। तो इक्विटी सारा रिस्क लेता है, इसकी कॉस्ट और एक्सपेक्टेशन डिमांड भी हाई होती है। देखो आप एक बात सोचो, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। वो एम्प्लॉय है, वो कंपनी के साथ कोई रिस्क नहीं ले रहा, उसे पूरे महीने काम करना है और अपने पैसे चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में, वो तो अपने 1 लाख रुपए लेके जाएगा। लेकिन जो कंपनी का मालिक है, जो 1 1 लाख रुपए एक एक एम्प्लॉय को दे रहा है, वो सोचिए उसकी डिमांड बहुत हाई होगी, उसे तो साल के 100 करोड़ चाहिए, उसकी डिमांड हाई है। तो जो रिस्क ले रहा है, कंपनी का मालिक रिस्क ले रहा है, तो उसकी डिमांड, उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। और जो रिस्क नहीं ले रहा उसकी एक्सपेक्टेशन भी
कम होगी। सारा गेम है एक्सपेक्टेशन का। देखो आप कहीं पे रिस्क लोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होगी, आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम होगी। अब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपने कोई रिस्क नहीं लिया, आपने सीयूटी वगैरह का पेपर दिया, एंट्रेंस दिया, आपकी एक परसेंटेज थी, आपने ग्रेजुएशन चालू की। अब 3 से 4 साल के अंदर अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम पीरियड रहता है, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन सीए के अंदर आपने रिस्क लिया है, यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है दिन रात, यहां पर आपको पेपर निकालने पड़ते हैं, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद आपके वो सैलरी पैकेज की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी जो सीए की डिग्री के बाद होगी, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने रिस्क लिया है। तो जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क, जितना रिस्क लिया जाता है, रेम्युनरेशन की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही हाई होती चली जाती है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो इक्विटी प्रीफरेंस, और अगर हम डेट की बात करते हैं तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा हाई होती हैं और डेट की सबसे कम, और प्रीफरेंस की मीडियम। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो जैसे मैं लिखने के लिए लिख देता हूं कि डेट हमें मिल रहा है मान लो 8% पर, 8% का चार्ज कर रहे हैं कि 8% पर एनम इंटरेस्ट, तो प्रीफरेंस शेयर मांग रहा होगा अप्रोक्स 12% और इक्विटी शेयर मांग रहा होगा 20%। इस तरह से इनकी एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट रहेगी। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो सब बातें करेंगे हम लोग, अभी तो एक आइडिया चल रहा है। ओके, इसके बाद में दूसरी चीज आती है कंट्रोल, और तीसरी चीज आती है कंपनी के ऊपर रिस्क, रिस्क ऑन कंपनी। ये तीन चीजें हैं जो सोर्सेज ऑफ फंड का बैलेंस करके चलती हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए, अब देखिए जो कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब है कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो कंपनी के अंदर होती है एजीएम या फिर जनरल मीटिंग्स, वहां पर डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। ये डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और इन्हें अपॉइंट करने वाले जो शेयर होल्डर हैं वो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को कंट्रोल करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है किसी भी डिसीजन में यस या नो करने का। तो जो कंट्रोल है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। अच्छा, क्या डेट के पास कोई कंट्रोल है? आंसर इज नो, डेट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, डेट के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। तो अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो डेट के पास कोई कंट्रोल नहीं है, इक्विटी के पास फुल कंट्रोल है, और प्रीफरेंस शेयर के पास बीच बीच में कंट्रोल आ सकता है। कब आ सकता है? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर प्रीफरेंस शेयर्स को एक टाइम तक पेमेंट ना की जाए, जैसे 1 साल लॉस में रही, 2 साल लॉस में रही, एक टाइम तक पेमेंट नहीं की जाए, तो उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रीफरेंस शेयर के पास कंट्रोल है या नहीं, तो पार्शियल है। उनको अगर खुश रखोगे, उनका पैसा देते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उनका पैसा नहीं दिया तो एक टाइम पे उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाएंगे, और प्रीफरेंस शेयर अल्टीमेटली लास्ट में जाके मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं पार्शियल कंट्रोल है इनके पास। ठीक है, इसके बाद में आता है रिस्क, कि कंपनी को किस चीज में ज्यादा रिस्क है और किस में कम। तो मैं आपको बताता हूं, अगर कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है सारी, तो कंपनी के ऊपर कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क का मतलब है यहां पर कि हम कमाएं या ना कमाएं, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो ये हुआ रिस्क। देखो, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं और मुझे आगे किसी को पैसे देने हैं, तो मुझे क्या रिस्क, इधर से कमाई आ रही है उधर चली जाएगी, भाई यहां से प्रॉफिट आ रहा है, बांट दूंगा इन लोगों को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दे दूंगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा, जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई कंपनियां होती हैं, उनके पास तो शुरू में प्रॉफिट नहीं आता, तो वो कैसे बांटेंगे, वो कैसे पेमेंट करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द रिस्क, कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर पैसा नहीं है, तो भी देना पड़ेगा, ये रिस्क है। ये किसके साथ है मैं बताता हूं आपको, डिवेंचर होल्डर और बैंक के साथ में ये रिस्क है कि आप कमाओ या ना कमाओ, इन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। हमें हमेशा ही सोचना पड़ता है कि भाई कुछ भी हो जाए, इन ये तो अपना पैसा लेके जाएंगे, उसका अरेंजमेंट तो हमें करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बताता हूं, लाइफ के अंदर देखिए, आपकी सैलरी आ रही है मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना लाइफ स्टाइल डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी ईएमआई बनवा लेते हैं कि भाई मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, तो इधर से पैसा आता रहेगा उधर जाता रहेगा। अब जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कमा रहे हैं 2 लाख पर मंथ, ओके, अब आपने सोचा कि मैं एक गाड़ी ले लेता हूं। ठीक है जी, आपने एक गाड़ी ली जिसकी 5 ईयर्स की आपने इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, और इंस्टॉलमेंट आपकी बनी 20,000 पर मंथ की। ओके, अब बताइए, इधर से 2 लाख रुपए आ रहे हैं, इधर 20,000 चले जाते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको रिस्क क्या है मैं बताता हूं। अगर आपकी नौकरी चली जाए, ये नौकरी बंद हो गई, अगले महीने आपकी जेब में आए 0 रुपए, लेकिन भाई ये 5 इयर्स तक के 20,000 पर मंथ तो आपने अपने सर पे पाल लिए। इसको हम कहते हैं खर्चा पालना, ईएमआई पालना। तो यहां पर आप रिस्क में आ गए। अब अगर आपने अपने सर पे ईएमआई बांध रखी है तो आप कंपनी के ओनर को आंखें नहीं दिखा सकते। आप ये कहोगे कि भाई अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मैं पेमेंट कहां से करूंगा। तो ये जो ईएमआई का बर्डन होता है आज की डेट में, मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा लोगों की मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं चल रही। उसका रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द लोग ईएमआई लेके घूम रहे हैं। आप जितनी ईएमआई लोगे, अब आपको ये पता है कि भाई मैं कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, ये बैंक वाले तो हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे, नहीं दिया तो मेरे घर पे आ जाएंगे। तो ये जो ईएमआई का चक्कर है ना, ये बहुत बुरा चक्कर होता है। तो हर आदमी इसकी स्ट्रेस में रहता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली रिस्क है। आप कमाओ या ना कमाओ, ईएमआई तो देनी पड़ेगी। अब आपने एक मकान खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया, 1 लाख की ईएमआई आपने उसकी बंधवा ली। अरे तो 1 लाख यहां चले गए, 20,000 यहां चले गए, आपके पास 80,000 बचे, उसमें आप अपने घर के खर्चे चला रहे हो। अब ये नौकरी अगर छूट गई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ये 1 लाख और ये 20,000 कहां से लाओगे, ये तो देने ही पड़ेंगे। यही तो रिस्क है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि लोन मत लो, बहुत रिस्क होता है। पर अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो लोन से एक फायदा भी है आपको, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो आप 2 लाख पर मंथ कमा रहे थे, ठीक है, और आपने एक गाड़ी ली है जिसकी 20,000 पर मंथ की आप ईएमआई दे रहे हो, उसमें कुछ आपने डाउन पेमेंट करी और बाकी आपने लोन करवा लिया, ठीक है। अब आप 2 लाख रुपए कमाते हुए इसमें से आप मान लो 80,000 आपका खर्च होता है और 120 आपका सेव कर लेते हो आप। 80,000 रुपए में आपका खर्चा चल जाता है, 1,20,000 आप बचा लेते हो, 120 आपने सेव कर लिए। अब आपने ये सेविंग करी 12 महीने, तो आपके पास हो गए 14.4 लाख, ठीक है। अब आपको एक गाड़ी जो लेनी थी, वो आपको 20 या 25 लाख रुपए की, 20-25 लाख के अराउंड आपको एक कार लेनी है, ठीक है। तो आपको 25 लाख जोड़ने में अप्रोक्स 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर लोन नहीं लेते तो आज से आफ्टर 2 इयर्स आप गाड़ी लोगे। लेकिन अगर आप लोन ले लेते हो आज, तो वो गाड़ी आपके पास आज ही आ जाएगी। तो लोन से फायदा क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है, हम उसमें थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है। वो किस तरह से बढ़ा, आप 2 इयर्स बाद गाड़ी में बैठते, अपनी गाड़ी लेके घूमते, वो गाड़ी आपके पास 2 साल पहले आ गई, तो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ ना, गाड़ी 2 साल पहले आ गई। तो लोन से फायदे भी हैं। लोन करता क्या है, जो चीज फ्यूचर में आप लेने वाले हो वो आपको आज ही अवेल करवा देता है। तो लोन का फायदा भी है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। ओके, अब जरा देखिए, अगर बात की जाए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो कंपनी ने अगर लोन लिया है, डेट के थ्रू पैसा अरेंज किया है, तो वहां पर कंपनी के ऊपर हाई रिस्क है। रीजन बीइंग, कंपनी कमाए या ना कमाए, ये पेमेंट उसको इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की करनी ही करनी पड़ेगी। इवन जो कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, आप किसी का भी सुनेंगे तो ये सुनेंगे, ये बैंक के पैसे लेके भाग गया, ये यूके बैठा है, ये इस बैंक के पैसे लेके भाग गया, ये सब लोन ले लेके भाग गए हैं। और जो लोन नहीं चुका पाता, जो पेमेंट नहीं कर पाता, उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे पर, प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर्स के साथ मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क कैसे, वो बताता हूं मैं आपको। कमाओगे, प्रॉफिट होगा, तो आपको पेमेंट करनी है। अगर आप नहीं कमाओगे तो कोई पेमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव है तो अगले साल तो डबल करनी पड़ेगी ना। तो डिपेंड करेगा कि प्रीफरेंस के साथ में हमारी कंडीशन क्या थी। तो इसमें पार्शियल रिस्क या मीडियम रिस्क मान के चलते हैं। इक्विटी के साथ सबसे कम रिस्क है। इक्विटी तो कहता है कमाई है तो दे दो, कमाई नहीं है मत दो, इवन नुकसान है उसमें भी अपना शेयर करता है। तो इक्विटी नॉन रिस्की कैपिटल है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो हम जब भी सोर्सेज ऑफ फंड से पैसे मंगवाने होते हैं, हमें 3 चीजों के बारे में ध्यान देना होता है कि उस फंड की कॉस्ट कितनी है, उसमें हमारी कंपनी का कंट्रोल कितना जा रहा है, और उसमें हमारे ऊपर रिस्क कितना है। आप कभी भी शार्क टैंक वगैरह देखना, वहां पे एक बात कहते हैं कि इक्विटी कम से कम बेचनी चाहिए। तो इक्विटी को कम क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनका कंट्रोल जाता है। आपकी कंपनी के अंदर कंट्रोल दूसरे लोगों का आ गया, जो नए शेयर होल्डर हैं उनके राइट्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी रिस्की नहीं है तो इसका मतलब हम इक्विटी इशू करते जाएं, फिर कंट्रोल चला जाएगा। तो हमें इन तीनों फंड से बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग के अंदर हम 3 चीजों का ध्यान देते हैं कि कॉस्ट कितनी है, कंट्रोल कितना है और रिस्क कितना है। और तीनों की अपनी अपनी नेचर है। जैसे कि कॉस्ट सबसे कम पड़ती है डेट की, लेकिन डेट में रिस्क सबसे ज्यादा है। कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करता वो आपकी कंपनी को, तो कंट्रोल से फ्री हो आप वहां पर।
अब प्रीफरेंस की बात की जाए, इसकी कॉस्ट मीडियम है, इसमें आपको रिस्क भी मीडियम है, और कंट्रोल इसका मीडियम या पार्शियल रहेगा। इन्हें वोटिंग राइट कुछ सिचुएशंस में मिल जाता है, अदरवाइज इनके पास भी नहीं होता। इक्विटी की बात की जाए, कॉस्ट सबसे ज्यादा, रिस्क बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पूरी कंपनी का कंट्रोल इन्हीं के पास है। तो जितने इक्विटी शेयर इशू करते जाओगे, कंट्रोल करने वाले उतने ही लोग आते जाएंगे। आपने अभी 1 लाख शेयर इशू किए हैं, फिर आपने 1 लाख और करे, तो और नए शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में आ गए, जो अब वहां पर वोटिंग राइट लेकर बैठे हैं और आपकी कंपनी को कंट्रोल करेंगे। तो इन सारे फीचर्स को देखते हुए, इनकी बैलेंसिंग करते हुए, हम लोगों को अपने फंड्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, अब जरा एक बार पूरा अगर हम देखें, ये सिर्फ एक आइडिया चल रहा है, लिखना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक बातें चल रही हैं। तो हमारे पास बिजनेस है, बिजनेस में एप्लीकेशन ऑफ फंड होगी, यानी पैसा लगेगा। हमें देखना होगा कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा। इससे हमारे पास सेल जनरेट होगी, जिसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी, उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये पैसा अब आएगा कहां से, उसे हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड हमारे पास इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, तीन सोर्स से आ सकता है। अगर बात की जाए तो कॉस्ट के मामले में इक्विटी सबसे एक्सपेंसिव है और डेट सबसे सस्ता है। कंट्रोल की बात की जाए तो इक्विटी का फुल कंट्रोल है और डेट का कोई कंट्रोल नहीं है। रिस्क की बात की जाए तो इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है, जबकि डेट में सबसे ज्यादा रिस्क है। और प्रीफरेंस इन सब चीजों में मीडियम पर रहेगा आपके पास। अब हमारे पास में जो ये सोर्सेज ऑफ फंड है, इनसे जो पैसा मंगवाना है, इसकी डिसीजन मेकिंग को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। कि भाई ये डिसीजन कैसा है, ये फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। अच्छा, पैसा लगाना कहां पर है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि भाई पैसा कहां लगाएंगे, कितना लगाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स में कितना, वर्किंग कैपिटल में कितना। और ये आपके पास जो ईबीआईटी आता है, जो प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा, अब इसमें हल्का सा समझते हैं। इस प्रॉफिट के अंदर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक हिस्सा जाता है इंटरेस्ट का, जो डेट ले जाते हैं। गवर्नमेंट इसमें टैक्स लेके जाती है, इनकम टैक्स, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है इस प्रॉफिट में। इसके बाद में प्रीफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, कि भाई प्रीफरेंस शेयर्स लेके जाएंगे। फिर जो बचता है उसे हम बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो देखिए, ये जो प्रॉफिट है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस प्रॉफिट का एक हिस्सा इंटरेस्ट में जाएगा, जो डिवेंचर होल्डर या आपके बैंक ले जाएंगे जिससे आपने लोन लिया है। एक हिस्सा टैक्स में जाएगा, गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगी आपसे। इसके बाद में एक हिस्सा जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा मंगवाया वो डिविडेंड लेके जाएंगे। अब जो बचेगा लास्ट में, वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर यहां पर बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इनको डिविडेंड विड्रॉ करना है या नहीं। सर, डिविडेंड विड्रॉ करना है या नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर का अगर डिविडेंड विड्रॉ नहीं करेंगे, डिविडेंड लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर फायदा क्या है उनको काम करने का। तो मैं आपको बताता हूं, जरा सोचने का थॉट प्रोसेस देखिए। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर, मान लीजिए इनका अवेलेबल प्रॉफिट है 50 करोड़, 50 करोड़ का अवेलेबल प्रॉफिट कंपनी के पास है, जो इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड की फॉर्म में ले जा सकते हैं। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहें तो इसको डिविडेंड की फॉर्म में ले जाए, कि भाई हमें डिविडेंड बांट दो, और चाहे तो इसको बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं, कि हम पैसा भी विड्रॉ नहीं कर रहे, इसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो आपने पढ़ा भी होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये रिजर्व्स क्या होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग होती है, कि ये प्रॉफिट हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर प्रॉफिट लेके नहीं गए तो फिर इससे क्या होगा, इससे पैरेलल देखिए आपकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आप सोचिए, ये मेरा पी एंड एल है, इस पी एंड एल में मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 50 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, ओके। अब ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड से 1000 करोड़ आए हुए हैं, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में 1000 करोड़ इन्वेस्टेड है, ठीक है। ये मेरी एसेट साइड हो गई, ये मेरी लाइबिलिटी साइड हो गई, ओके। तो 1000 करोड़ सोर्सेज से आए हुए हैं, 1000 करोड़ मेरे एप्लीकेशन ऑफ फंड में लगे हुए हैं, 50 करोड़ का मेरे पास
प्रॉफिट इस साल मैंने कमा लिया जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। उससे पहले मैं डेट को इंटरेस्ट दे चुका हूं, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका हूं, मैं प्रीफरेंस को डिविडेंड दे चुका हूं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो इस 50 करोड़ को ले जाएं, विड्रॉ कर लें। अब देखिए क्या होगा, इस सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट 50 करोड़, और सामने वो कैश या बैंक की फॉर्म में 50 करोड़ मेरे पास रखा हुआ है। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो डिविडेंड ले जाए, सिंपल सा होगा, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कैश रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कैश चला गया, यहां से पीएनएल का बैलेंस चला गया, डिविडेंड बट गया, ओके। बैलेंस शीट आपकी 1000 करोड़ की रही। लेकिन मान लीजिए ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है और इसको अपनी एक ब्रांच और खोलनी है कहीं पर। तो जैसे मान लीजिए इंडिया में हम काम कर रहे हैं, बाकी सब जगह ब्रांच है, लखनऊ में हमारी ब्रांच नहीं है, तो हम सोच रहे हैं लखनऊ में अपनी एक ब्रांच खोल देते हैं जिसमें मेरे को 50 करोड़ की जरूरत है। तो इक्विटी शेयर होल्डर से बातचीत हुई, उन्होंने एक दूसरे से डिस्कशन किया, डायरेक्टर्स हैं, सीएफओ है, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप इस प्रॉफिट को विड्रॉ मत करो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर बोले ओके, अगर हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा कम तो नहीं हो जाएगा। तो जैसे यहां पर हमने इन लोगों से पैसा मंगवाया था, इक्विटी से, प्रीफरेंस से, डेट से, मैं एक अमाउंट लिख देता हूं। जैसे हमने डेट से मंगवाया 200 करोड़, प्रीफरेंस से मंगवाया 300 करोड़, और इक्विटी शेयर से मंगवाया 500 करोड़, ठीक है। ऐसे हमने इन तीनों से पैसा मंगवाया। तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा भी कंपनी में कितना है, 500 करोड़, ओके। अब जरा देखिए, अब ये जो सोर्सेज ऑफ फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 करोड़, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 300 करोड़, और डेट से हमारे पास पैसा है 200 करोड़, ठीक है। ये 1000 करोड़ है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर इस बात को राजी हो जाते हैं कि हम अभी इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर रहे, तो फिर ये जो पी एंड एल का बैलेंस है, ये रिटेन्ड अर्निंग के नाम से इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा रहेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड हो जाएंगे 550 करोड़, और आपकी बैलेंस शीट की अमाउंट अब यहां पर सोर्सेज ऑफ फंड हो जाएंगे 1050 करोड़। ये कल को विड्रॉ जब भी करेंगे ये इक्विटी शेयर होल्डर ही करेंगे। और अब बताइए फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये जो कैश था इससे मैंने कन्वर्ट करके लखनऊ में लगा दिया, और लखनऊ में मैंने अपनी एक ब्रांच खोल दी। अब मेरी एसेट्स भी कितनी हो गई, 1050 करोड़। अब क्या होगा, 1050 करोड़ में एक आपकी नई ब्रांच जो खुली है, इसकी वजह से अगले साल आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। भाई नई ब्रांच खुली है, रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा तो आपका ईबीआईटी भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया। अब इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, टैक्स, प्रीफरेंस शेयर्स अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे। प्रीफरेंस शेयर्स की जो पेमेंट है वो फिक्स होती है, इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इंटरेस्ट की पेमेंट फिक्स होती है। इनकम टैक्स आपकी इनकम का एक हिस्सा 30% ले जाएगा। तो 100 रुपए की कमाई बढ़ी अगर आपकी 100 की, तो 70 तब भी आपके पास बचेंगे, 30 रुपीज गवर्नमेंट ले जाएगी। तो आपने इन सबको दे दिया, तो जो बचा हुआ पैसा है जो इंक्रीज हुआ, वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर के पास अगले साल से कमाई बढ़ जाएगी। इस तरह से जो कंपनियां हैं वो धीरे 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 ग्रो करती चली जाती हैं, उनके प्रॉफिट हर साल बढ़ते चले जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाते हैं, वो इस तरह से बढ़ते हैं कि वो अपने पैसे को बिजनेस से निकालते ही नहीं। ऐसे ही अगर आप देखोगे जो छोटे दुकानदार भी होते हैं वो क्या करते हैं, आप अपने सिटी में किसी को भी देखिएगा कि छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया था, आज इतना बड़ा शोरूम बना लिया। वो छोटी सी दुकान शोरूम बनी कैसे, होता क्या है, उस छोटी दुकान ने 1 लाख पर मंथ कमाया, 20-30 थाउजेंड वो घर के खर्चों के लिए ले गए, बचे हुए 70,000 फिर से उसी दुकान में लगा दिया और स्टॉक भर लिया। फिर ऐसे ही हर साल करते रहे और करते करते एक बड़ा शोरूम बनाकर बैठ गए। तो स्टार्टिंग छोटे से होती है, लेकिन उसी छोटे को बार बार बिजनेस में लगाते जाओ तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट देता है, और एक टाइम पे आपकी नेटवर्थ, आपकी जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाती है। दिस इज द सिस्टम। तो ये सिस्टम जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनको ये सिस्टम पता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, वो एजीएम में बैठकर वोट कर सकते हैं कि उन्हें पैसा विड्रॉ करना है या नहीं करना। तो इस डिसीजन को कि डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको लगता ही नहीं कि इस पैसे का कंपनी कुछ करेगी, तो विड्रॉ करो। लेकिन अगर कंपनी के पास स्कोप है, अभी लखनऊ में ब्रांच नहीं, हम खोल सकते हैं, हमें जरूरत है, तो भाई ब्रांच खोलो, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस इंक्रीज करो। तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो हमारे एफएम के अंदर 3 तरीके के डिसीजन रहते हैं। एक को बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन,
एक को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक को बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या करेगा, वो बताएगा कि किस सोर्स से कितना पैसा मंगवाया जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या करेगा, वो ये बताएगा कि आपको पैसा किस तरह से आगे इन्वेस्ट करना है, कितना फिक्स्ड एसेट्स में, कितना वर्किंग कैपिटल में, इसका बाइफरकेशन। और डिविडेंड डिसीजन आपको बताएगा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए या नहीं, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। तो ये पूरा एफएम का बेसिक डिजाइन है। मैं अब आपको पूरा डिजाइन बताता हूं। अच्छा, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ एक बेसिक सी बातचीत चल रही है। आज तो ये आपको कहानी बता रहा हूं, इन सारी चीजों के ऊपर हमारे पास चैप्टर है। अभी मैं आपको चैप्टर्स के नाम दिखाऊंगा तो आप कहोगे अरे सर ये तो सारे के सारे चैप्टर आपने डिस्कस कर डाले आज। जरा देखिए, फिर से अपना एक माइंड में कहानी समझते हैं। आपके मन में आया कि भाई मैं तो गाड़ियां बना के बेचूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर है एक, उसने सोच लिया गाड़ी बना के बेचेंगे जी, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, बिजनेस है। सबसे पहले सोचना है कि ये पैसा लगाना कहां पर है और कितनी जरूरत पड़ेगी। तो फिक्स्ड एसेट्स का आइडिया लगाया, क्या मशीनें चाहिए होंगी गाड़ी बनाने के लिए, क्या क्या मशीनें चाहिए होती हैं, बिल्डिंग कहाँ चाहिए होगी, फैक्ट्री कहाँ चाहिए होगी, 800 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ओके डन। वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी, स्टॉक है, डेटर्स हैं, इन सब में कितना पैसा फंसेगा, 200 करोड़ इसमें फंस जाएगा। 1000 करोड़ एप्लीकेशन ऑफ फंड है, कितना पैसा लगेगा, कहां लगेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाएगा इसको। ठीक है, इसके बाद में अब ये पैसा आएगा कहां से, इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। पैसा इक्विटी से मंगवाना है, प्रीफरेंस से मंगवाना है, डेट से मंगवाना है, सबके अपने फीचर्स हैं। किसी की कॉस्ट ज्यादा है तो किसी का रिस्क ज्यादा है, किसी में कंट्रोल जाता है कंपनी का, किसी में कंट्रोल कंपनी का नहीं जाता। तो रिस्क को देखते हुए, कंट्रोल को देखते हुए और कॉस्ट को देखते हुए हम ये तय करते हैं कि किस सोर्स से कितना पैसा मंगवाना है। हो सकता है कंपनी ये तय कर ले कि मैं तो सारा पैसा इक्विटी से ही मंगवाऊंगा, हो सकता है कंपनी ये तय कर ले कि आधा पैसा इक्विटी से मंगवाएंगे और आधा पैसा प्रीफरेंस शेयर से, हो सकता है कंपनी ये तय कर ले कि आधा पैसा इक्विटी से और आधा पैसा डेट से, हो सकता है कंपनी ये तय कर ले कि 50% इक्विटी से, 30% प्रीफरेंस से और 20% डेट से मंगवाएंगे। तो ये कंपनी तय करेगी कि किससे कितना पैसा मंगवाना है नेचर के अकॉर्डिंगली, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल से तो मंगवाना ही पड़ेगा, बिना इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो किससे कितना पैसा मंगवाना है, कॉस्ट को, कंट्रोल को, रिस्क को देखते हुए कंपनी इसका डिसीजन लेती है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये कंपनी ने काम स्टार्ट कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई, सेल चालू हो गई। वो जो गाड़ी बिक रही है 10-20 लाख की, उसका खर्चा कितना आ रहा है, मान लो 80%। तो 10 लाख की कार का खर्चा 8 लाख आता है, बनाने और बेचने में बचे हुए 2 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, और हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम ईबीआईटी भी बोलते हैं। इस ईबीआईटी में से एक हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है, एक हिस्सा गवर्नमेंट टैक्स में ले जाती है इनकम टैक्स के नाम पे। अगर प्रीफरेंस शेयर्स हैं तो वो अपना डिविडेंड ले जाते हैं, जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का है। अब इक्विटी शेयर होल्डर तय करते हैं कि उन्हें डिविडेंड चाहिए या उस पैसे को कंपनी में ही वापस लगाना है। वो चाहे तो पूरा 50 करोड़ का डिविडेंड ले जाएं, वो चाहे तो पूरा कंपनी में लगा दें, वो चाहे तो 25 CR ले जाएं, 25 CR कंपनी में री इन्वेस्ट कर दें। तो ये उनका डिसीजन रहता है, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन हमारे पास रहते हैं। तो ये आपकी एफएम का डिजाइन है। अब मैं पहले आपको दिखाता हूं चैप्टर्स का नाम। इंडेक्स में चलते हैं। हमारे पास इक्विटी से, प्रीफरेंस से और डेट से, इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जो इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट का कॉम्बिनेशन होगा कंपनी के अंदर सोर्सेज ऑफ फंड में, उसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है स्टडी मॉड्यूल के अंदर, उसमें दो अलग अलग कंसेप्ट बताए हुए हैं। मैंने उन दोनों कंसेप्ट को अलग अलग चैप्टर के नाम से रख दिया है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम ही है कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। तो हम इसकी बात करेंगे यहां पर। यही चैप्टर फिर लास्ट में भी है कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से, इसमें इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर कवर होगा इसका, जिससे एफएम का बेस तैयार होगा आपका, सेकंड पार्ट इसका यहां पर कवर होगा। ठीक है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो गई। दूसरा चैप्टर है लीवरेज। लीवरेज बेसिकली आपको रिस्क मेजर करना बताएगी। तो एक में आपने यहां और यहां कैपिटल स्ट्रक्चर सीखेंगे हम लोग, यहां पर हम रिस्क को मेजर करना सीखेंगे। इसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, तो डेटर्स को और क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश को कैसे मैनेज करना है। तो अगर हम देखें
ये तीनों चैप्टर वर्किंग कैपिटल को ही मैनेज करना सिखाएंगे। पहले चैप्टर में आप डेटर्स और क्रेडिटर्स को सीखेंगे, यहां पर आप कैश को सीखेंगे, और वर्किंग कैपिटल में बचा हुआ बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा। तो यहां हम वर्किंग कैपिटल को सीख जाएंगे कैसे मैनेज करना है, इसका फाइनेंस कैसे सेट होता है। इसके बाद में एक चैप्टर है 7 जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसको बोलते थे हम? जो आपको पैसे को कहां पर लगाना है ये सोचना है लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवर होंगे। बेसिकली यहाँ पर मेजर जो फोकस रहेगा वो फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल हमने कर ली चैप्टर 3, 4, 5 में, और 7 चैप्टर में हमने फिक्स्ड एसेट्स कवर कर ली। एक मैंने बताया था आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी को जो पैसा देना है, डिवेंचर को जो पैसा देना है, प्रीफरेंस को जो पैसा देना है, इन तीनों को जोड़ के बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इनकी कितनी कितनी कॉस्ट आती है वो हम यहां पर सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कि भाई डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है वो कैसे निकाले, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कॉस्ट बैठ रही है, प्रीफरेंस की कॉस्ट क्या बैठ रही है, इक्विटी की कॉस्ट क्या बैठ रही है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम सीखेंगे। 10th चैप्टर है हमारे पास, जो लास्ट चैप्टर होगा डिविडेंड डिसीजन। यहां पर हम सीखेंगे डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, और देने या ना देने से कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके। और बीच में एक चैप्टर है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हम इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर रहे हैं या नहीं, मार्केट में अच्छा कर रहे हैं या नहीं, पिछले साल हमने कितना ग्रोस प्रॉफिट कमाया था, इस साल वो ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर रेशियो एनालिसिस के अंदर हम अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं बेसिकली, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यही पूरी एफएम है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। मैं आपको बता दूं, एफएम पूरे सीए इंटरमीडिएट का सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें बहुत इजीली आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसके चैप्टर बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान दूसरा न्यूमेरिकल है ही नहीं। अब आप देखिए एक बार जरा चैप्टर समझे। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट इक्विटी प्रीफरेंस, इनका कॉम्बिनेशन, इसको दो पार्ट में हम सीखेंगे। लीवरेज यानी रिस्क को मेजर करना सीखेंगे। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल के ऊपर 3 चैप्टर आ गए, वहां वर्किंग कैपिटल का पूरा मैनेजमेंट आएगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स का मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा। डिविडेंड बांटे या ना बांटे, डिविडेंड डिसीजन में। कॉस्ट कैसे निकालते हैं डेट इक्विटी प्रीफरेंस की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। और रेशियो एनालिसिस में हम अपनी परफॉर्मेंस वगैरह को मेजर करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चीजें रहेंगी। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आ जाइए, अब जो हमने डिस्कस किया है एक बार उस पूरे को देखते हैं। आप लोगों के पास में जैसे लेक्चर का लिंक आ जाता है, तो मैंने जैसे आप लेक्चर के लिंक के मेल में जाएंगे ना, वहां पे सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में पहले 2 चैप्टर्स का पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर बुक आपके पास पहुंचेगी, कि बुक पहुंचने में 5 to 7 डेज लगते हैं ऑर्डर से, और लेक्चर का लिंक पहुंच जाता है तुरंत। तो अगर आप लेक्चर पहले ही देख रहे हैं और बुक नहीं आई है, तो वो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके पहले 1-2 चैप्टर उसके साथ ही कवर हो जाएंगे, बाकी बुक टाइम से पहुंच ही जाती है सबकी। ओके। अब हमारे पास में जो हमने अभी तक देखा, अब मैं वो डिस्कस करने वाला हूं, आपको दिखाता हूं सारी चीज। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बिजनेस आ गया। हमने 1000 करोड़ का एक बिजनेस सोचा था। 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। कहां इन्वेस्ट करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में और वर्किंग कैपिटल में। तो मैंने मान लिया था 800 CR यहां लगा दिए, 200 CR यहां लगा दिए। इससे होगा क्या? इससे जनरेट होगी सेल। खर्चे माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे हम बोलते हैं EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फंड में शेयर होल्डर के थ्रू पैसा आ सकता है और डेट के थ्रू पैसा आ सकता है। डेट में डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन से पैसा मंगवा सकते हैं, और शेयर होल्डर फंड में इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर हैं। दो तरीके के शेयर हम इशू करके पैसा मंगवा सकते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को तो अपना फिक्स डिविडेंड मिल जाएगा, और इक्विटी फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आता है। और दूसरा एक और तरीका था इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा, वो है बिजनेस के प्रॉफिट को बिजनेस में ही रोक लेना, जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो रिटेन अर्निंग के मालिक और इक्विटी शेयर कैपिटल के मालिक, दोनों के ही मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अच्छा, ये सब बेसिक बातचीत है। ओके। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखें डिसीजंस, तो डिसीजन क्या क्या होते हैं? तो 3 तरीके के डिसीजन है, एक फाइनेंसिंग, एक इन्वेस्टमेंट और एक डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि हमें अपने सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर किस सोर्स से कितना पैसा मंगवाना है, इक्विटी से कितना, प्रीफरेंस से कितना, डिवेंचर होल्डर से कितना। तो हाउ मच अमाउंट शुड बी अरेंज और फाइनेंस, कितना पैसा मंगवाना है,
तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो 1000 करोड़ मंगवाने हैं, ओके। इन विच प्रोपोर्शन, या इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास, इक्विटी प्रीफरेंस डेट का, तो किस प्रोपोर्शन में अमाउंट मंगवानी है। अच्छा, किस प्रोपोर्शन में मंगवानी है, यानी 1000 करोड़ में इक्विटी से कितना, प्रीफरेंस से कितना, डेट से कितना। लेकिन इसको सोचने के लिए कि कितना कितना पैसा मंगवाना है, हम किन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम उन तीन बातों का ध्यान रखते हैं जिसको बोला गया है कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल। तो कॉस्टली सबसे ज्यादा कौन है, इक्विटी। सबसे सस्ता कौन है, डेट। प्रीफरेंस मीडियम है। रिस्क की बात की जाए तो डेट सबसे रिस्की है, आप कमाओ या ना कमाओ, डेट तो कहेगा मेरे को मेरा पैसा चाहिए। कंट्रोल की बात की जाए तो डेट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता और इक्विटी फुल कंट्रोल करता है। तो ये तीनों चीजें सोच के डिसीजन लेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर यहां पर हमें सोचना है कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, कि हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड और किस प्रोपोर्शन में की जाएगी, यानी लैंड में कितना लगाना है, बिल्डिंग में कितना लगाना है, मशीनरी में कितना लगाना है, वर्किंग कैपिटल में कितना लगाना है। इसके बाद तीसरा डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कि भाई कितना डिविडेंड दिया जाए, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने या ना करने का कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीन तरीके के हमारे पास डिसीजन रहते हैं। क्या क्या चीजें सोची जाती हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के टाइम पर, तो तीन चीजें सोची जाती हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी, डेट और प्रीफरेंस जो होंगे वो किस प्रोपोर्शन में होंगे, इस चीज का डिसीजन लेते हुए तीन बातों का ध्यान रखना है। वो तीन बातें क्या हैं, सबसे पहली चीज, जो भी आप फंड है उसकी कॉस्ट कितनी है, रिस्क कितना है उसमें नॉन पेमेंट का, और कंट्रोल कितना होगा। तो इक्विटी की कॉस्ट सबसे हाई है और डेट की कॉस्ट सबसे कम है। रिस्क की बात की जाए तो इक्विटी में सबसे कम रिस्क है और डेट में सबसे ज्यादा रिस्क है। और कंट्रोल की बात की जाए तो इक्विटी का पूरा कंट्रोल है और डेट का जीरो कंट्रोल है। प्रीफरेंस सब चीजों में मीडियम में रहता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या लेके चलना है वो समझना होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ सोर्सेज से पैसा मंगवाते हैं, कॉस्ट, कंट्रोल और रिस्क को देखते हुए, फिर उस पैसे को आगे लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड में, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला गया। फिर वहां से पैसा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लास्ट में डिसीजन लेते हैं डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए और उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म, लिखना नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म और सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है शॉर्ट टर्म। आप देखिए, आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कर किस कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया, कंपनियों के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, आप एक कंपनी में सीएफओ हैं, या आप एक कंपनी में सीईओ हैं, या आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो आप सोचिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना ज्यादा से ज्यादा, हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पहुंचे। सर इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्यों पहुंचे, प्रीफरेंस तो फिक्स होता है, प्रीफरेंस का जो डिविडेंड है ना उनका फिक्स होता है, और जो डिवेंचर है वो तो बाहर वाली पार्टी है, वो तो अपना इंटरेस्ट ले ही जाते हैं चाहे हम कमाएं या ना कमाएं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है दिमाग में कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई ज्यादा से ज्यादा हो। तो ज्यादा से ज्यादा कमाना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये सेकेंडरी है। हाई ईपीएस, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। तो एक इक्विटी शेयर होल्डर की जो एनुअल कमाई होगी उसे हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो ये ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसको कहा गया ये तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। कि सर कमाना ही शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, कमाना ही सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, तो बिजनेस में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फिर एफएम के अंदर फर्स्ट हमारा प्रीफरेंस क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है हाईएस्ट टू हाईएस्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब यहीं से सारा का सारा गेम शुरू होता है,
जो आप स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब कुछ जो चल रहा है, सेंसेक्स गिर गया, उसके शेयर प्राइस गिर गए, सारा का सारा गेम ही यहां से चालू होता है, क्योंकि एफएम का ऑब्जेक्टिव ही मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, और ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, अर्निंग पर शेयर एनुअली कैलकुलेट होता है, तो इसकी कैलकुलेशन एनुअली होती है कि एक साल में आपने कितना कमाया। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एनुअली कैलकुलेट नहीं होता। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड करता है आपकी गुडविल कितनी है कंपनी की। देखो, अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो उसका शेयर मार्केट में अच्छे रेटों में चलेगा। आपकी कमाई कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, अगर अर्निंग अच्छी है तो भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अर्निंग कम है तो शेयर का प्राइस कम होगा। कंपनी की गुडविल कम है, शेयर का प्राइस कम होगा। कंपनी किस चीज में डील करती है? अगर कंपनी ऐसी चीजों में डील करती है जो पुरानी हो चुकी हैं, ऑर्थोडॉक्स हो चुकी हैं, कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का जो इंटरनल कल्चर है वो अच्छा नहीं है, तो फिर कंपनी का शेयर प्राइस कम होगा। और कंपनी का इंटरनल कल्चर बहुत अच्छा है, अगर कंपनी ऐसी चीजों में डील करती है जो आगे आने वाला फ्यूचर है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखती है कंपनी, और हर नई चीज आने पर उसे अडॉप्ट कर लेती है, तो कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसका पीछे किया हुआ काम, उसने आगे के जो उसके गोल्स हैं उनको देखते हुए, कंपनी का मैनेजमेंट देखते हुए, कंपनी का वर्क कल्चर देखते हुए, कंपनी के एथिक्स देखते हुए उसका मार्केट प्राइस तय होता है। तो सोचिए, मार्केट प्राइस तय करने के लिए क्या क्या चाहिए, ऐसी नॉर्मली बताता हूं। कंपनी की गुडविल क्या है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का ईपीएस कितना रहता है। तो देखिए, मार्केट प्राइस तय करने के लिए ईपीएस एक बेस है, तो ईपीएस छोटी चीज है, वो काम आता है मार्केट प्राइस का बेस बनने में, मार्केट प्राइस को तय करने में। लेकिन वो सिर्फ एक चीज है, अगर कंपनी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब जरा सोचिए, रिलायंस है, रिलायंस की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है जी, रिलायंस की जो गुडविल है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन रिलायंस ने इस साल प्रॉफिट जीरो कमाया है, ईपीएस जीरो है। अब ईपीएस जीरो है तो सर फिर क्या होगा? तो भी इसकी गुडविल और पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से इसका मार्केट प्राइस तब भी ऊंचा ही रहेगा, मार्केट प्राइस तब भी अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ईपीएस जीरो होते हुए भी बाकी के जो फैक्टर्स थे उसने मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया। कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, कंपनी के एथिक्स क्या है, कंपनी एथिकल है जी। तो ये एक फैक्टर नहीं है, मार्केट प्राइस मल्टीपल फैक्टर डिसाइड करते हैं। कंपनी के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, कंपनी कितनी अडॉप्टेड है, कंपनी टेक्नोलॉजी में कितनी आगे, कंपनी के पॉलिटिकल रिलेशन क्या है, उसकी हमारी सरकार से कैसी बनी हुई है, कि जी सरकार से तो बहुत अच्छी बनती है, जो भी प्रोजेक्ट आता है तुरंत अडानी अंबानी को मिल जाता है, तो इनकी कंपनियों के शेयर के प्राइस तो बढ़ेंगे। आप सोचिए, मार्केट प्राइस और शेयर के पीछे बहुत सारा बेस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे वो डिसाइड होता है। तो ईपीएस भी एक फैक्टर है, तो ईपीएस जीरो होते हुए भी मार्केट प्राइस अच्छा रहेगा अगर कंपनी बढ़िया है तो। और ईपीएस मान लीजिए आपकी कंपनी का बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी का ईपीएस है, एक शेयर पर आप 100 रुपए कमा कर दे रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी का वर्क कल्चर खराब है, एथिकल नहीं है, कई मामलों में इसके ऊपर केस चल रहे हैं, उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप ध्यान दो, नेस्ले का जब मैगी वाला निकला था, जब सब लोग दुखी हो गए थे कि मैगी बंद हो जाएगी, नेस्ले धड़ाम से गिर गई थी उसकी वैल्यूएशन। तो आपका ईपीएस बहुत अच्छा है, लेकिन आप एथिकल नहीं हो, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, आपकी गुडविल खराब है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आपका मार्केट प्राइस तब भी कम रहेगा। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एफएम का, वो रहेगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कंपनी के शेयर प्राइस को ज्यादा से ज्यादा करना, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रहेगा हर साल का अर्निंग कमाना। तो अर्निंग, किसी साल अगर अर्निंग नहीं भी आई किसी फैक्टर से, मान लो कोविड है, पूरे साल कोई कमाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, इससे कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन कंपनी के एथिक्स बने रहने चाहिए, वर्क कल्चर, पास्ट परफॉर्मेंस, गुडविल, जिससे मार्केट प्राइस सस्टेन रहे। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कि लॉन्ग टर्म है, वो कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और कंपनी में वेल्थ कैसे बढ़ेगी? तो शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको मैं बताता हूं, अडानी की, अंबानी की, इन सब की वैल्यूएशन किससे होती है? स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है और इनके पास, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं। तो वेल्थ और एमपीएस बढ़ाना हमारा लॉन्ग टर्म और मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा अर्निंग पर शेयर, बिल्कुल वो तो रहना ही है, हर साल की कमाई। अब
जो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ईपीएस। इस ईपीएस को ज्यादा बढ़ाने के लिए आप हाई रिस्क तक भी जा सकते हो। तो कंपनी किसी भी साल का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रिस्क ले सकती है। इस रिस्क लिया, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अगले साल कोई नई स्ट्रेटजी बना लेंगे। लेकिन आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ कभी रिस्क नहीं लेंगे। कभी भी कोई कंपनी अपने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को गिरते हुए नहीं देखना चाहती। तो यहां पर इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ या बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग आप करके चलेंगे रिस्क और रिटर्न के बीच में, मेन ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ईपीएस के लिए आप हाई रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, इसमें आपके जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। एक तो देखो, मोटी से मोटी कमाई हो, जिंदगी मौज में चले, और जीवन में चाहिए ही क्या इंसान को, यही चाहिए। तो एक तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है भाई अर्निंग। तो आप ये चाहोगे कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो, जॉब करते हो, टीचिंग में आते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका प्रॉफिट खूब हो। तो ये एक आपका एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, दूसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है आपको आपकी कोठी बनानी है, आपको अपना बंगलो बनाना है, मेंशन बनाना है, आपको अपना प्रॉपर्टीज खरीदनी है। इसको कहते हैं वर्थ इकट्ठी करना, अपनी वैल्यू बढ़ाते जाना। तो हम जो कमाते हैं वो इस वर्थ के लिए कमाते हैं कि भाई अपने पास एक बड़ा मकान हो, उसके बाहर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई हो, उसके अलावा मेरे पास कई सारी प्रॉपर्टीज हो जिनसे मेरे पास रेंटल आ रहा हो। तो आप ये सब कुछ करना चाहते हैं कि मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे बढ़िया लंबी गाड़ी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए जिनसे रेंटल आ रहा हो, मेरे को चाहिए कि मेरा जो पोर्टफोलियो हो जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, वो करोड़ों का हो जिससे मेरे पास रिटर्न आती रहे। तो ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, यही करना चाहते हैं आप। इसी के लिए आपको ये अर्निंग चाहिए। इस पैसे को कमा कमा के जोड़ जोड़ के आपको यही करना है। तो जो अर्निंग है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। आप अपनी जॉब को एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं, आप अपने काम को बदल सकते हैं। लेकिन आपको जब बात की जाए कि भाई घर की बात, गाड़ी की बात, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। एक बार गाड़ी ले ली, 15 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। एक बार घर बन गया, फिर उसी में रहना है जी, ये हमारा घर है। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ये नेटवर्थ को दिखाते हैं। इसमें आप रिस्क नहीं लेते। अब जरा सोचो, आप एक कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो, अभी आपकी सैलरी चल रही है 2 लाख पर मंथ, ठीक है। आपको बताया गया कि एक दूसरी कंपनी में ऑफर निकला है जहां पर 2.5 लाख पर मंथ आपको मिलेंगे। लेकिन वो कंपनी का वर्क कल्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होता है। अब जरा आप बताइए, 2 लाख की जगह 2.5 लाख, 50,000 रुपए बढ़कर मिल रहे हैं। लेकिन रिस्क है थोड़ा सा। रिस्क क्या है कि आप वहां पर सेट हो गए या नहीं, क्योंकि वहां का वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा पॉलिटिक्स है। तो आप यहां रिस्क ले सकते हो, कह रहे चले जाते हैं, देखी जाएगी, पॉलिटिक्स कोई करेगा, हम भी कर लेंगे पॉलिटिक्स, देख लेंगे। वर्क कल्चर खराब है तो क्या हुआ, 50,000 रुपए तो फालतू मिल रहे हैं महीने के, कम थोड़ी होते हैं। तो आप यहां पर रिस्क ले सकते हो कि कोई बात नहीं, मैं 2.5 लाख के लिए मैं इन हूं, मेरे को चलेगा, ओके। लेकिन आपको बताया जाए कि आप एक घर खरीदने वाले हो, अब आपको बताया जाए कि इस घर की जो कागज हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके पेपर्स में कुछ इशू है, इसके ऊपर कुछ लीगल चीज चल रही है। क्या आप इस घर को खरीदेंगे? आंसर इज नो। कभी कोई पंगे का घर नहीं लेता। आपको पता चले आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो और आपको पता चले कि उस गाड़ी में कभी इंजन खुला था, उसमें एक्सीडेंट हो चुके हैं, उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। आपने जरा सी बात सुनी कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, आप उस गाड़ी पे कांटा मार दोगे कि मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई, मेरे को तो लंबी चलानी है गाड़ी, मेरे को तो घर रहना है, मैं प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदूंगा। आप यहां तैयार नहीं होंगे, यहां रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर आप रिस्क ले लेंगे कि देखी जाएगी, मैं संभाल लूंगा। तो ईपीएस के लिए हाई रिस्क तक भी जाया जा सकता है अगर कोई जाना चाहे तो। वैसे जाना नहीं चाहिए पर जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, तो बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एमपीएस और नेटवर्थ को ज्यादा से ज्यादा करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इनकम को ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है जी, अब जरा मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ता हूं। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इस डिसीजन मेकिंग को देखता है, ओके। विच इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। एक तो हमें पैसा अरेंज करना है जो 1000 करोड़ चाहिए थे, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज,
ये कई सारी सोर्सेज से मंगवाया जाएगा, जो क्या हो सकती है बेसिकली इक्विटी, डेट और प्रीफरेंस, यही है। विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल एंड रिस्क इन्वॉल्व विद सच सोर्सेज। तो इसमें हमें चेक करना होगा कि कॉस्ट, कंट्रोल और रिस्क कितना कितना है। ठीक है, अच्छा जी, तो एक तो हमने अरेंजमेंट ऑफ फंड कर लिया। अब आगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज फंड्स इन एन इफेक्टिव मैनर, और इन फंड्स को अप्लाई करना है इफेक्टिव मैनर में। तो कहां पर लगाना है बेसिकली, आपको ये पैसा लगाना है फिक्स्ड एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या काम है जी, अरेंजमेंट करो फंड का और उसको अप्लाई करो इन एन इफेक्टिव मैनर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स अर्निंग एंड वेल्थ। और किस तरीके से लगाओ, जिससे शेयर होल्डर का ईपीएस और एमपीएस बढ़े, जिससे उसकी वेल्थ भी बढ़े और उसकी अर्निंग भी बढ़े। यही दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव में, कमाई बढ़ाना और एमपीएस बढ़ाना। तो एफएम का क्या मतलब है, एफएम का सिंपल सा मतलब है पैसा मंगवाइए, सही तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, जिससे कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर भी बढ़े और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़े। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वाह 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 वाह, बस यही था बेसिक। अब जरा एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा मंगवाओ, पैसा लगाओ। पैसा कहां लगाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में। पैसा कहां से मंगवाएंगे, तो पैसा मंगवाएंगे जी शेयर होल्डर से और डेट से। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। फाइनेंसिंग का मतलब पैसा कहां से मंगवाएं, कितना मंगवाएं। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा कहां लगाएं, कितना लगाएं। डिविडेंड डिसीजन का मतलब डिविडेंड दें या ना दें और उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, इसके बाद में जी फाइनेंसिंग डिसीजन जब लेते हैं, यानी जब पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है फंड की कॉस्ट कितनी है, दूसरा ध्यान रखा है उसमें रिस्क कितना है, और तीसरा उसमें हमारा कंट्रोल कितना जाता है। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एमपीएस को बढ़ाना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ईपीएस को बढ़ाना। यही दो ऑब्जेक्टिव हम लेकर चलेंगे। अगर कभी टकराव हो जाए कि शेयर का प्राइस और ईपीएस दोनों में से कोई एक ही चीज इस साल बढ़ा सकते हैं, तो शेयर के प्राइस पे जाएंगे, फिर ईपीएस को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है कि आपने बिजनेस करके क्या एडिशन किया, क्या बिजनेस से आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक टर्म है, ये आपके स्टडी मॉड्यूल में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है कि जिससे बच्चे को बेस ठीक रहे। तो देखिए, हमारे पास हम जो बिजनेस कर रहे थे, इससे हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था। ये एनुअल है, मतलब पर एनम कैलकुलेशन होती है इसकी। तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा था, ये जो प्रॉफिट है इसको हम डिवाइड करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से। तो जैसे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 1000 करोड़ था। ठीक है, अब मान लीजिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया वो 100 करोड़ आया। इसका मतलब 10% हो गई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर रिटर्न कितनी आ रही है। तो रिटर्न कितनी आ रही है, 10% रिटर्न आ रही है। 1000 करोड़ लगा के पर एनम के 100 करोड़ हम कमा रहे हैं, ये 10% रिटर्न आ गई। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर आपकी रिटर्न आ रही है। ठीक है, अब ये तो आ गई आपके 1000 करोड़ पे रिटर्न, कि भाई 100 करोड़ आ गए। अब ये 1000 करोड़ आपने जिन सोर्सेज से मंगवाए हैं, अब उनकी कॉस्ट पता करो। देखो, दो चीजें हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड में पैसा लगा हुआ है, आपके बिल्डिंग में, लैंड में, मशीनों में, वर्किंग कैपिटल में, जिससे सेल जनरेट हुई, जिससे प्रॉफिट आया। तो 100 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। अब ये 1000 करोड़ आपने मंगवाए भी हैं सोर्सेज से, उन सोर्सेज को जो पेमेंट करनी है उसका नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि भाई इक्विटी को, डेट को, प्रीफरेंस को जो ओवरऑल पेमेंट होती है उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। उसका चैप्टर है पूरा, आराम से सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी आपको पता करनी पड़ेगी कितनी है। तो अर्निंग तो 10% आ रही है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से कम है, ये देखिए ROI यानी अर्निंग, ये तो है 10%। अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ROI का मतलब जो आपने फंड्स बिजनेस में लगाए हैं उस पर रिटर्न कितनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब जो आपने फंड्स मंगवाए हैं उनको की जाने वाली पेमेंट कितनी है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मान लो 8%,
तो कंपनी 2% का इकोनॉमिकली वैल्यू एडिशन कर रही है। बिजनेस करके आपने क्या करा, 2% का वैल्यू एडिशन किया इकोनॉमी के अंदर। क्यों? खर्चा हुआ 8% 1000 करोड़ पर, कमाई हुई 10% 1000 करोड़ पर। तो 1000 करोड़ पर आपने 10% 100 करोड़ कमाया, और जो कॉस्ट है वो इसकी सिर्फ 80 करोड़ से, तो 20% का आपने वैल्यू एडिशन किया। इसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट सिचुएशन, यानी आप नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर आरओआई 10% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, यानी आरओआई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, कमा रहे हो 10, खर्चा है 8%, तो इसे कहते हैं ये पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है। ये सुपर प्रॉफिट में चल रही है आपकी कंपनी। इसको हम कहते हैं कि यहां पर आपकी गुडविल पॉजिटिव होगी और मार्केट का प्राइस आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए आपकी कमाई भी 10% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% है, कमाया भी 10%, और वही 10% आपने इक्विटी प्रीफरेंस और डेट के बीच में बांटना भी है। जो सोर्सेज है उन्हें 10% चाहिए आपसे, तो कमाई भी 10 हुई और कॉस्ट भी 10 लगी, तो फिर ये नॉर्मल सिचुएशन है, जो कमाया सब बांट दिया आपने। तो इसको हम कहते हैं इसमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, ये नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन है कि जितना कमाया उतना बांट दिया, नुकसान नहीं है इसमें, लॉस नहीं है। इसके अंदर जितनी कमाई हुई वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बिजनेस ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसमें नॉर्मल गुडविल रहेगी और आपका एमपीएस वगैरह भी ठीक रहेगा। तीसरी सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, कमाई तो हुई 10% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, तो 10% की इनकम 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यहां पे 2% का कॉम्प्रोमाइज लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में तो बियर उन्हीं को करना है। यहां 2% कम मिलेंगे उनको, 10 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता ना। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये लॉस की सिचुएशन है, नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, यहां गुडविल भी खराब होगी और इसमें एमपीएस कम हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने आपको ये जितनी भी चीजें बताई हैं, मैं आपको बता दूं इसमें से आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये तो एफएम का बेस तैयार कर रहा हूं मैं आपका, मैं क्लासेज के साथ में धीरे 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 आपकी बेस बिल्डिंग करता चला जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा ना। तो आज आपको कुछ लिखना था, ना ही आपको कुछ पढ़ के आना है। आपकी बुक में 0 चैप्टर के नाम से ये चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 0, यानी ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। ये तो मैं बेस बिल्डिंग करवा रहा हूं, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा लेक्चर कल से, जो न्यूमेरिकल चलेगा वो नेक्स्ट लेक्चर से चलेगा। अब आपको कल करना क्या है, क्या लेके आना है, वो मैं चीजें आपको बताता हूं। कल आप 2 नोटबुक कैरी करने वाले हैं। एक नोटबुक होगी कंसेप्ट की, कंसेप्ट नोटबुक। दूसरी नोटबुक होगी आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक। ठीक है, कंसेप्ट नोटबुक में हम क्या करेंगे, कितने पेज की होगी? तो कंसेप्ट नोटबुक आप लेके आएंगे 300 पेजेस का, एक रजिस्टर ले लीजिए। 200 का भी ले सकते हैं, 200 भी चलेगा अगर बड़ा है तो 200 से 300 पेज में हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें 200 से लेके 300 का लेंगे, लेकिन वो 2 बनेंगे, उसमें एक और लग जाएगा। तो इसमें 2 बनेंगे, पहले तो आप कल एक लेके आओ, तो ये आप 300 पेजेस का ले सकते हो। ये 2 रजिस्टर आपके फुल हो जाएंगे मिनिमम। और कंसेप्ट का रजिस्टर आप 200 पेज का भी लाते हो तो वो भी चलेगा, 200 से 300 में काम हो जाता है हमारा। ये 2 नोटबुक आपको लेके आनी है। हम कल से करने क्या वाले हैं मैं उसका भी आपको आइडिया दे देता हूं। ये जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, इस प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर हम लोग क्लास में, मैंने आपको दिखाए थे ना, BQ प्लस PYQ, ये दोनों करेंगे। BQ में स्टडी मॉड्यूल RTP MTP आ गया, PYQ में पास्ट ईयर क्वेश्चन आ गए। तो ये जो प्रैक्टिकल काम होगा BQ PYQ, ये इस नोटबुक के अंदर नोट करेंगे हम। क्लास वर्क भी इसी में होगा, प्लस सिमिलर क्वेश्चन जो होंगे कुछ वो मैं होमवर्क में दूंगा आपको, वो भी इसी में होगा। तो क्लास वर्क भी इसी में है, होमवर्क भी इसी में है, BQ भी इसी में है, PYQ भी इसी में है। ओके जी, डन। सर ये कंसेप्ट नोटबुक क्या है? कंसेप्ट नोटबुक के अंदर मैं आपको हर चैप्टर में लिखवाऊंगा बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स चलेंगे न्यूमेरिकल, कुछ बातें लिखी जाएंगी, जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब इसी के अंदर लिखे जाएंगे। और ये दोनों नोटबुक आपको सेपरेट ही बनानी है। एग्जाम से पहले आप कंसेप्ट नोटबुक पढ़ेंगे, आपको पूरा एफएम याद आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट की नोटबुक आप सेपरेट बनाएंगे, ये एकदम मास्टरपीस चीज है।
आप इसको लाइफ टाइम याद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, फाइनल में एफएम 100 नंबर का है। ये नोटबुक आपके पास तब भी होगी, कोई इसको छोड़ता नहीं है। ये नोटबुक हमेशा रहती है। सीए बनने के बाद भी बच्चे मेरे फोटो खींच के भेजते हैं कि सर कोस्टिंग की जो कंसेप्ट नोटबुक है और एफएम की है वो हमने आज तक रखी हुई है और उनकी प्रैक्टिस में, उनकी जॉब में ये काम आती है। तो इसके अंदर कंसेप्ट चलेगा। ये चलेगा कैसे, क्या होगा, वो कल से करते हैं। कल है ना हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप 2 नोटबुक लेके आएंगे, एक कंसेप्ट नोटबुक, एक प्रैक्टिकल नोटबुक। एक आपके पास होगा कैलकुलेटर, वो लेके आना है आपको। दूसरा, आप एक पानी का ग्लास और पानी का जग या बोतल लेके बैठेंगे। पानी ठंडा ना लें, नॉर्मल लें, बेहतर रहता है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसे फील होने लगता है थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ा सा आलस सा आ रहा है, नींद सी आ रही है, बोर्डम सा हो रहा है। तो पानी पीते रहिए, कभी कोई बोर्डम होगा ही नहीं। तो आप लोग कंसेप्ट की नोटबुक, प्रैक्टिकल की नोटबुक लेके आएंगे। कैलकुलेटर आपके पास मस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, सब कुछ न्यूमेरिकल चलने वाला है कल से। और पानी लेके बैठिएगा। इसके अलावा जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, मैं आप लोग को ये कहूंगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, 1.5x 2x ऐसे स्पीड में देखते हैं। मैं आप लोग को ये कहूंगा कि आराम से 1x में भी देखेंगे तो आपका टाइमली सिलेबस हो जाएगा। हम समय बर्बाद नहीं करते। हम लोग पढ़ाने में सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, फालतू हम टाइम खराब नहीं करते। तो आप नॉर्मल उसमें भी सुनेंगे तो भी सुन लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, सीधे 2x कर देंगे। अब मैं बता रहा हूं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे, फाइनेंस, अब पता नहीं समझ में भी कैसे आता है बच्चों को। मेरे को वीडियो बना बना के भेजते हैं कि सर ये चल रही है, तो मेरे को ही लगता है अरे यार, मेरे मैं कितना प्यार से बात करता हूँ, मेरी आवाज का क्या कर दिया इन्होंने, भगा दिया इसको एकदम से। तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मेन एफएम के न्यूमेरिकल और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हमारा चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंसेप्ट का रजिस्टर और प्रैक्टिकल का रजिस्टर और कैलकुलेटर लेकर आइएगा। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।